हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के। हमने कल जो पढ़ा था वो था एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, जिसमें हमने देखे थे कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इतने सारे वॉर किए, कभी अफगान वॉर किया, कभी सिख वॉर किया, कभी मराठास वॉर किया, कभी बंगाल में वॉर किया, हैदराबाद में वॉर किया, और सब में ब्रिटिशर्स जीते थे विद द ट्रीटी और विदाउट द ट्रीटी। तो हम उसके आगे के चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ क्यों था, व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या रीज़न थे, और रिवॉल्ट बेसिकली क्या था। सो रिवॉल्ट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ चार्टर एंड पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल रूल। इकोनॉमिक कॉजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो हेवी टैक्सेशन थे अंडर न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट्स। काफ़ी सारे सेटलमेंट हुए थे, परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, महलवारी सेटलमेंट हुआ था, रियोतवारी हुआ था। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हमें ये जानना है कि इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे। हेवी टैक्सेशन, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाते थे। जो भी इंडियन गुड मार्केट में लॉन्च होगा उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते थे, तो हमारा इंटरनल ट्रेड तो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो रहा था। न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट हो गया, डिस्क्रिमिनेशन था, टेरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रक्शन हो रहे थे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के। तो ये बहुत सारे रीजंस थे। डिस्ट्रक्शन कैसे थे हैंडीक्राफ्ट्स के। सपोज करो कि कोई मार्केट में कोई आइटम बना है हैंडीक्राफ्ट का, राइट, तो अब उसको क्या होता था, मैंने बताया था कि हमारे यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, तो जब वो ब्रिटेन के मार्केट में जाएगी तो उस पर क्या लग गया, ड्यूटी ट्रेड लग गया, ड्यूटी लग गई, टैक्सेस लग गए, तो वो ऑटोमेटिकली महंगा हो गया। और ब्रिटेन से कोई चीज़ बनकर इंडिया में आ रही है तो उस पर क्या, नो ड्यूटी, ज़ीरो, यानी कि नो ड्यूटी, ज़ीरो टैरिफ होता था। तो वो क्या हुई, ऑटोमेटिकली सस्ती हो गई, और जो इंडिया की चीज़ें थी वो महंगी हो गई। तो ऑटोमेटिकली लोग किसको लेंगे, जो सस्ती चीज़ें होगी वही ना। तो ये ब्रिटेन मशीन गुड्स के आने से हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब इसका अगर मैं मेन रीज़न बताऊँ, दूसरा ये था कि इन्होंने सोशल रिलीजियस अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में घुस गए थे ये लोग ब्रिटिशर्स, कंपनी वाले। ये सती प्रथा बैन, विडो रिमैरेज, इन्होंने ये सब इंस्टीट्यूशन जो था स्टार्ट कर दिया था। अब हमारे यहाँ पर ये था कि अगर सती प्रथा है तो वो रहेगी। हम इंडियंस को नहीं पसंद था उस टाइम पे कि कोई बाहर की फॉरेन एंटिटी आकर के उसमें इंटरफेयर करिए हमारे रिलीजियस रिफॉर्म्स के अंदर। मेन रीज़न बिगिनिंग और स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट का ये था कि स्पार्क जनरेट हुआ था कि जो मतलब रॉयल एनफील्ड करके इन्होंने एक राइफल इंट्रोड्यूस करी थी, तो उसका क्या होता था, कार्ट्रिज हटाना होता था मुंह से हटा करके। तो उसमें ये बोला था कि उस कार्ट्रिज को बोन डस्ट मिलाया गया है, यानी कि काऊ के उसमें बोन है और पिग की बोन है। तो बेसिकली काऊ सैक्रेड थी हिंदूज के लिए, पिग टैबू था मुस्लिम्स के लिए। तो उसको बीफ से बनाया गया है और उसको मुंह से काटना है। तो मुंह से काटना है तो ना इंडियंस काटेंगे ना मुस्लिम्स काटेंगे। तो ये एक स्पार्क था जो इस वजह से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल कॉज ऑफ द रिवॉल्ट 1857। फर्स्ट ऑप्शन है करप्शन इन कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हैवी टैक्सेशन, नन ऑफ द इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कल ही मैंने बताया था लॉर्ड डलहौजी ने इनिशिएट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अंदर कंपनी की ग्रीडी पॉलिसी हमें शो हो रही थी कि जिन रूलर्स के हायर नहीं है, अडॉप्टेड हायर है, उनको स्टेट की अथॉरिटी नहीं मिलेगी और वो स्टेट किसके पास चला जाएगा, अंग्रेजों के पास चला जाएगा। सब्सिडियरी लाइन थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। तो राइट ऑफ सक्सेशन जो था वो हिंदू प्रिंसेस को डिनाइड कर दिया गया था, नहीं दिया गया था, मना कर दिया था। मेन फैक्टर था, मैंने कल भी बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसा मेन रीज़न है 1848 में जिससे रिवॉल्ट होना ही था। तो 1857 में रिवॉल्ट शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। Revolt began at Meerut 58 kilometers from Delhi on May 10th, 1857. That's correct. Second question है, इसका second option है, young sepoy 34th Native Infantry मंगल पांडे went further step and fired at the sergeant major of his unit बराकपुर। दोनों ऑप्शन इसका सही है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है बोथ। रिवॉल्ट शुरू कब से हुआ था, मेरठ में शुरू हुआ था, दैट इज 58 किलोमीटर, 10 मई 1857 को शुरू हो चुका था रिवॉल्ट। तो उसके बाद धीरे धीरे ये पंजाब से नॉर्थ में पहुंचा, नर्मदा इन द साउथ टू बिहार पहुंचा इन द ईस्ट, और राजपूताना इन द वेस्ट। Even before the Meerut incident, there were rumbling of resettlement in various cantonments. छोटे मोटे जो थे होने लगे थे, रिवॉल्ट होने शुरू हो गए थे। मेजर रिवॉल्ट अगर हम लोग मानते तो वो ये था जो 34th नेटिव इन्फेंट्री ने किया था, मंगल पांडे ने। इसका काफ़ी ज़्यादा इनिशिएट हुआ था। नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं, यंग सिपाही था 34th नेटिव इन्फेंट्री, जो मैंने बताया मंगल पांडे, उन्होंने एक फर्दर जाकर के मार दिया था एक सर्जन को बराकपुर में, तो उससे रिवॉल्ट ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद ज़्यादा वक्त करके अब उनको लगा अब कहाँ जाए, तो उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जो जफर था, जो लास्ट मुगल एम्पर था, उसको इन्होंने बना लिया अपना लीडर, एम्पर घोषित कर दिया, और दिल्ली को उन्होंने बना लिया सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट। बहादुर शाह को सिंबल बना लिया, तो ये सब लोग दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच के अब क्या, बहादुर शाह से मिले, आगे क्या करना है, लोगों को जोड़ा, रेबेलियंस इकट्ठे किए, सारे लोग इनके साथ आए, लड़ाइयाँ करते गए, हर जगह तोड़ फोड़ जलाते गए, अंग्रेज़ों को जितने भी ऑफिसर्स थे उन सबको मारते गए। तो एक तरह से रिवॉल्ट अब अपने पीक टाइम पे पहुंच चुका था।
अगर मैं लीडर्स की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार में कौन लीडर था? बेगम हजरत महल, अब्दुल अली खान, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से लीड कर रहे थे रिवॉल्ट। कुंवर सिंह ने, ये जमींदार थे जगदीशपुर के, ओल्ड मैन थे 70s में, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी रिवॉल्ट को आगे बढ़ाने में। वो वॉज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर में? नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, मौलवी लियाकत अली। तो इसका आंसर है ऑप्शन है नाना साहिब। कानपुर में नेचुरल चॉइस थी नाना साहिब। नाना साहिब कौन थे? अडॉप्टेड सन थे, लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड के गोद लिए हुए बेटे थे। इनको क्या किया था? फैमिली टाइटल देने से मना कर दिया, तो इनको पूना से निकाल दिया गया था, कानपुर रह रहे थे। तो नाना साहिब ने इंग्लिश को हटाया कानपुर से, खुद को पेशवा माना, बहादुर शाह को एम्परर माना, उन्होंने खुद को गवर्नर डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद में क्या हो गया? ह्यू व्हीलर कमांडिंग स्टेशन को इन्होंने मार दिया और सरेंडर कर दिया 27 जून 1857 को, और उसको मार दिया था ह्यू व्हीलर को। तो इन्होंने कानपुर में नाना साहिब ने अपना मोर्चा संभाला हुआ था। इनके एसोसिएट कौन थे? वो थे तात्या टोपे। हु वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ? बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के बारे में बताऊँ तो अवध याद है आपको? 1856 में उसको मिस गवर्नेंस के कारण, उसको जो था डॉक्टर डलहौजी ने अपने अंडर लिया था मिस गवर्नेंस के कारण, तो उन्हीं क्या था? बेगम हजरत महल टुक ओवर द रेंज एट लखनऊ वेयर द रेबेलियन ब्रोक आउट ऑन 4 जून 1857। उसके बाद में क्या होता है? इनके जो बेटे थे ना बिजलिस कादर, उसको नवाब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। ये जो थी वो मतलब लाइक क्या मतलब ये है ना एक एम्पैथी वाला था, क्योंकि जो नवाब थे पहले उनकी ये विडो थी। तो उसके बाद में वहाँ पर हेनरी लॉरेंस जो था ब्रिटिश रेजिमेंट, उनको मार दिया गया, इन सबको कत्ल कर दिया गया। तो धीरे धीरे रिवॉल्ट बढ़ने लगा था, हर जगह बढ़ रहा था, चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो हर जगह हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन झांसी? बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, सेवी सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन सी, रानी लक्ष्मीबाई। मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर थी रिवॉल्ट की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने लीडरशिप अज्यूम कर रखी थी। जिसमें लॉर्ड डलहौजी जो थे, इन्होंने मना कर दिया था। इनके जो दत्तक बेटे थे गंगाधर राव मर चुके थे, इनके हस्बैंड, इन्होंने गोद लिया था अपने बेटे को, तो इन्होंने मानने से मना कर दिया, तो डॉक्टर ऑफ लैब्स लगा दिया था। तो इन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। ये काफ़ी टाइम अच्छे से लड़ी थी और मरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? यहाँ पर इमीडिएट कॉज पूछा है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, मिलिट्री डिसकंटिन्यू, इंट्रोडक्शन न्यू एनफील्ड राइफल्स और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल्स। मैंने जैसे ही बताया था, ये एक इमीडिएट स्पार्क था रिवॉल्ट का, कि उन्होंने एक एनफील्ड राइफल ऐसी बनाई, इंट्रोड्यूस करी, जिसके पे ग्रीस कार्ट्रिजेस होते थे, और उसको काटने के लिए, उस कार्ट्रिजेस को काटने के लिए मुंह से तोड़ना पड़ता था। और ये अफवाह थी कि उस जो ग्रीस कार्ट्रिजेस बने जिसको मुंह से खोलेंगे, वो जो है बीफ से बना हुआ है। बीफ किसका था? काऊ और उसका पिग का था। तो दिस वाज द मेन रीजन ऑफ द immediate cause of the revolt, introduction of new Enfield rifles. Next question है, who among the following was the leader of the revolt during 1857 at बरेली? तात्या टोपे, नाना साहिब, खान बहादुर, कुंवर सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन सी, खान बहादुर। बरेली में खान बहादुर जो थे, डिसेंडेंट ऑफ द फॉर्मर रूलर ऑफ रोहिलखंड के थे, वो कमांडर थे बरेली के अंदर। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो था वो लोकल रूलर्स को प्रोवाइड किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ब्रिटिशर्स के खिलाफ अच्छी तरह से लड़े थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट फैजाबाद? तात्या टोपे, नाना साहिब, अजीमुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से लड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ? नाना साहिब के कमांडर को तात्या टोपे थे। इसका आंसर क्या है? मैंने कहा था तात्या टोपे काफ़ी ज़्यादा क्लोज एसोसिएट थे नाना साहिब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द रिवॉल्ट फेल्ड? सेलेक्ट द करेक्ट वन। रिवॉल्ट फेल्ड क्यों हुआ था, इसका मैं ब्रीफ आपको अभी थोड़ी टाइम में बताऊंगी। पहले इस क्वेश्चन को समझो कि रिवॉल्ट क्यों फेल हुआ था। फर्स्ट, ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन। सेकंड, एजुकेटेड इंडियंस व्यूड दिस रिवॉल्ट एज बैकवर्ड लुकिंग। द रिवॉल्ट वॉज पुअरली ऑर्गेनाइज विद नो कोऑर्डिनेशन और सेंट्रल लीडरशिप। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसके सारे आंसर सही है, ऑप्शन डी। इसमें जो सारे जो है वो मतलब लाइक ऑल है। अब इसके बारे में अगर मैं बताऊँ, कॉजेज ऑफ फेलियर क्यों थे रिवॉल्ट के। 1857 जब रिवॉल्ट इतना पीक पर था, बहादुर शाह को हमने जो था सिंबॉलिक हेड मान लिया था, सिंबॉलिक हेड थे बहादुर शाह। उसके बाद में सब दिल्ली चले गए थे, सब हेल्प कर रहे थे, लखनऊ से इन सबको हेल्प आ रही थी, फैज़ाबाद से सबको हेल्प आ रही थी, बरेली से सबको हेल्प आ रही थी, बिहार से सबको हेल्प आ रही थी। तो फिर रिवॉल्ट फेल्ड कैसे हुआ? मेन पॉइंट है, समझो इस चीज़ को, रिवॉल्ट फेल्ड इसलिए हुआ था क्योंकि जो ज़मींदार थे ना, बिग ज़मींदार्स, उन्होंने ब्रेक वाटर टू स्टॉर्म एक्ट किया था। क्यों? ज़मींदार तो वैसे अच्छा खासा चल रहे थे, परमानेंट सेटलमेंट, रियोतवारी, महलवारी, तो उनको तो कोई बेनिफिट, उनको तो सारे बेनिफिट थे, उनको तो ब्रिटिशर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जब उनको प्रॉब्लम ही नहीं है तो वो क्यों रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे? एजुकेटेड तो पढ़े लिखे इंडियंस थे उस टाइम के, उन्होंने इस रिवॉल्ट को बैकवर्ड समझा। उन्होंने कहा तो लोअर मिडिल क्लासेस के, फ्यूडल ऑर्डर के हैं, फ्यूडल मतलब विलेजर्स, आर्टिसंस जो थे, फार्मर्स, उनका है, तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। जो रूलर्स
मोस्ट इंडियन रूलर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि सब सब्सिडरी अलायंस साइन करके बैठे हुए थे। मैं आपको पहले बता चुकी थी, हैदराबाद हो, अवध हो और तंजौर हो, सब सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिए थे। लॉर्ड वेली से डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में आते थे। तो मोस्ट ऑफ द जो रूलर्स थे ना जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था वो थे ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर के होलकर, पटियाला के रूलर, सिंध, अदर सिख चिफ्टन्स थे, महाराजा ऑफ कश्मीर। Indeed, by one estimate, not more than 1/4 of the total area, not more than 1/10 of the total population was affected. उसके बाद में रीज़न ये था नेक्स्ट फेल होने का, पुअर आर्म्स और इक्विपमेंट्स। वो अभी तक अपने पुअर आर्म्स, तलवार, भाले, स्पेयर से लड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स के बाद वेल सुपीरियर आर्मी, वेल सुपीरियर वेपन्स, तो कहाँ टिक पाते ये लोग। उसके बाद अनकोऑर्डिनेटेड, पुअरली ऑर्गेनाइज, अब दिल्ली तो पहुँच गए, बहादुर शाह को बना दिया, वो खुद इतना ओल्ड एज था, 63+ था। अब क्या, उसके आगे क्या, तो प्रॉपर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी नहीं थी, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, पॉलिटी पर्सपेक्टिव नहीं था। ये सारे रीजंस थे कॉजेज ऑफ फेलियर के। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, वो सप्रेस रिवोल्ट ऑफ कानपुर। कॉलिन कैम्पफिल, ह्यूरो, कर्नल नील और क्विनी। इसका आंसर है ऑप्शन है कॉलिन कैम्पफिल। एक कानपुर के अंदर जो थे इन्होंने इस सप्रेस किया था कॉलिन कैम्पफिल ने। December 6, 1857 को नाना साहेब डिफीट हो गए थे कानपुर और वो नेपाल भाग गए थे। तात्या टोपे को तो जंगल में भाग गए थे, वहाँ पर किसी ने उनको वो छोड़ दिया, उनको पकड़ लिया गया, उनको मार दिया गया। झांसी की रानी ऑलरेडी बैटलफील्ड में मर ही चुकी थी। कुंवर सिंह, भक्तकन खान बंधुआ, बरेली, राव साहिब, मौलवी अहमदुल्ला सब मर चुके थे। बेगम ऑफ अवध को नेपाल में छुपने के लिए मजबूर कर दिया गया था। तो बचे कौन थे, तो जो सप्रेस किया था रिवॉल्ट वो किसने किया था, कॉलिन कैम्पफिल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टेरिटरीज was not affected by the revolt of 1857? आगरा, लखनऊ, चित्तौड़ और बंगाल। इसका आंसर है ऑप्शन सी, चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following was the main cause of the failure of the revolt of 1857? क्या था पहला ऑप्शन, इट्स इफेक्ट was within limited areas, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी, लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कॉमन स्ट्रेटेजी और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की ही कमी थी, कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी ही नहीं थी इन लोगों के पास। हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर पूरे रिवॉल्ट में सुपर्ब था। देयर वॉज कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। इसी को देख करके बाद में ब्रिटिशर समझ गए थे कि अगर हिंदू मुस्लिम साथ रहे तो वो ज़्यादा टाइम रूल नहीं कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने इस रिवॉल्ट के बाद में क्या अपनाया था पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल की, फूट डालो और राज करो। ये इनकी पॉलिसी थी इस रिवॉल्ट के बाद से। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को उनको तोड़ना था। जितने सारे पीपल थे, सोल्जर्स, लीडर्स, सब ने रेबेल में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद में बहादुर शाह खुद मुस्लिम थे, बहादुर शाह जफर, उस सब ने उनको मतलब लाइक हीरो बनाया, सिंबॉलिक हेड बनाया। उसकी इतना ज़्यादा अच्छा रिवॉल्ट था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का फैक्टर काफ़ी था, काफ़ी अच्छी लीडरशिप रही थी। नाना साहेब हैड अजीमुल्ला, मुस्लिम थे, एक्सपर्ट प्रोपेगेंडा। रानी लक्ष्मीबाई का सॉलिड सपोर्ट था अफगान सोल्जर्स का। तो मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सब, अगर यूनिटी का पूछे ये रीज़न हो सकता तो ये कभी रीज़न नहीं होगा, ये याद रखना। कोई एग्जामिनर अगर आपको कंफ्यूज भी करना चाहे ना कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर को लेकर के लड़ाइयाँ हुई होगी, मे बी ये पार्टिसिपेशन इनका एब्सेंट होगा हिंदू मुस्लिम का, कभी मत सोचना। आंख बंद करके इस चीज़ को दिमाग में रखो। 1857 तक तो हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे थे, यूनिटी थी। उसके बाद में यूनिटी कम होना शुरू हुई है, तो इस फैक्टर को हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये था कि ये नेक्स्ट एक मैंने स्लाइड डाला है, स्लाइड में मैं क्या समझा रही हूँ इसको समझो। कि जो रिवॉल्ट था ना 1857 वो टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स पूरी तरह से अपना लाइक एस्टैब्लिशमेंट कर चुके थे। अब क्या हुआ था, इतना गंदा रिवॉल्ट होने के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट डर चुकी थी। उन्होंने रिवॉल्ट में आने के बाद 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इस एक्ट में क्या था, जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको सॉवरेन दे दी गई थी ब्रिटिश इंडिया की, और उन्होंने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस्टेब्लिश कर दिया था, और वो उनके उसके पास डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए। ब्रिटिश क्राउन और कंपनी रूल अबॉलिश हो गया था। मतलब अब क्या था, किसकी प्रोक्लेमेशन है, क्वींस। अब विक्टोरिया का राज था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिशमेंट जो था वो अबॉलिश हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अब यहाँ ख़त्म हो जाता है। 1858 क्वींस प्रोक्लेमेशन के बाद यहाँ पर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अबॉलिश हो गया। अब आपका कंपनी का कोई रूल नहीं चलेगा। इन्होंने क्या किया था, वॉइसरॉय जनरेट कर दिया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को डेवलप कर दिया था। अब लाइक जो था मैंने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अबॉलिश हो गया। अब क्या हुआ था, लाइक लॉर्ड कैनिंग ने एक दरबार बुलाया था इलाहाबाद में, दैट इज कॉल्ड क्वींस प्रोक्लेमेशन, इशूड ऑन November 1, 1858। इसके अंदर गवर्नर जनरल को एक नया टाइटल दिया गया था, वो वॉइसरॉय था। क्वींस प्रोक्लेमेशन के अंदर जो एरा थे एनेक्सेशन और एक्सपेंशन के चल रहे थे वो ख़त्म कर दिए। ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था टू रेस्पेक्ट द डिग्निटी एंड राइट ऑफ द नेटिव प्रिंसेस। अब कोई कैप्चर नहीं करेंगे, आपका रूल आपको ही दिया जाएगा, आप उसको अपने हिसाब से संभालो। अब इंडियन स्टेट्स पे अब कौन रहेगा रिकग्नाइज पैरामाउंसी, ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंसी रहेगी और सब उसी का पार्ट रहेंगे। पीपल ऑफ इंडिया वो प्रॉमिस्ड, आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन रहेगा विदाउट इंटरफेरेंस। प्रोक्लेमेशन ने ये भी बोला था कि इक्वल इम्पार्शियल प्रोटेक्शन दिया जाएगा लॉ इंडियंस को,
बिसाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी गवर्नमेंट सर्विस में रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और क्रीड, ये सब कहने की बात थी, ये सब उस लेटर में लिखा हुआ था। इंडियन राइट्स कस्टम्स प्रैक्टिस सब वैसे के वैसे रहेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग लॉ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये सब एक क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 के अंदर बोला गया था। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? ब्रिटिश परस्यूड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल 2। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was now also given the title of Viceroy, that is गवर्नर जनरल को नया टाइटल दिया गया था Viceroy। टोटल एक्सपेंशन ऑफ द सप्रेशन वॉज थ्रोन ऑन द इंडियन पीपल, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि टोटल अब सप्रेस करने में काफ़ी सारे पैसे गए थे, तो वो कौन किससे वसूलेंगे? इंडियन पीपल से कैसे? टैक्सेस बढ़ा करके, समझ में आ रहा? तो ये सारा फैक्टर था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? लैंडलॉर्ड्स, एग्रीकल्चर लेबर, फार्मर्स या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर है ऑप्शन है लैंडलॉर्ड्स। नेक्स्ट है ये सेंटर्स थे रिवॉल्ट्स के, कहाँ पर? दिल्ली में जनरल बख्त खान थे, कानपुर में नाना साहिब थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमद और झांसी में रानी लक्ष्मी बागपत में शामिल। कहाँ कहाँ इन्होंने रोका था? देखो, और दिल्ली के अंदर किस किन लोगों ने हेल्प करी थी? लेफ्टिनेंट विलबॉय, जॉन निकलसन और हडसन। कानपुर में ह्यू व्हीलर थे, कॉलिन कैम्पबेल, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरम, कॉलिन कैम्पबेल, झांसी में ह्यू रोज थे, बनारस में कर्नल जेम्स थे। इन लोगों ने सप्रेस किया था रिवॉल्ट। और बाकी ये जो लीडर्स थे इन्होंने क्या कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था कि नॉट एन ऑर्गेनाइज नेशनल रिवॉल्ट। आरसी मजूमदार ने बोला था ना तो फर्स्ट है ना ही ये नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। वीडी सावरकर ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था। बेसिकली अगर मैं इसका कंक्लूजन देखूँ तो ये ऐसा वॉर है, इसको ना तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जा सकता है, बट सॉट द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म एंड क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एलियन रूल। कैसे? देखो, इसको इंडिपेंडेंस का इसलिए नहीं कहा था क्योंकि इंडिपेंडेंस वाले जब पार्टिसिपेशन हुआ था तो सब लोग पार्टिसिपेट किए थे। एक तो इसमें ऑल क्लास पार्टिसिपेशन मिसिंग था, वो एब्सेंट था। आधे ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 1/4 लोगों ने, 1/10 ऑफ द पीपल ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। सेकंड पॉइंट अगर मैं बोलूँ, इसने ये था कि नेशनलिज्म का सीड डेवलप कर दिया था। मतलब इतना बड़ा रिवॉल्ट हो सकता है, तो आगे धीरे धीरे लोगों को ये लगा था कि अगर ऐसा कोई रिवॉल्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स हिल जाएंगे और चले जाएंगे। तो ये एक मेन फैक्टर है 1857 का रिवॉल्ट हिस्ट्री के अंदर कि इसने एक नेशनलिज्म का सीड डेवलप कर दिया था, सीड ग्रो हो चुका था। अब आगे जो भी आप नेक्स्ट चैप्टर्स देखेंगे 1858 के बाद से, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होने लगे थे, चार्टर एक्ट्स आने शुरू हुए थे, धीरे धीरे हमारे मॉडरेट्स डेवलप होने शुरू हुए थे। तो क्वींस प्रोक्लेमेशन के रूल में 1 नवंबर 1858 के अंदर ये हुआ था, क्वींस प्रोक्लेमेशन हुआ था 1 नवंबर 1858 को। उसने क्या बोला था कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसका रूल ख़त्म। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1600 से लेकर के 1858 तक ही था, ख़त्म जब आई, और 1858 में इसका रूल हो गया ख़त्म ईस्ट इंडिया कंपनी का। धीरे धीरे इन्होंने एक चेंजेस डेवलप किए थे। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम और डिटेल में चेंजेस पढ़ेंगे, पर इस रिवॉल्ट चैप्टर के अंदर ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फिर से कह रही हूँ, ये क्वेश्चंस कर जाओ, ये सारे वीडियो सीरीज़ के क्वेश्चंस कर जाओ, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, और इसको टोटली रिवाइज कर लो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रीच बढ़ाओ ताकि वो लोग भी सीख पाएँ और समझ पाएँ। इतना क्रिस्प मैंने आपको सब बताया, आप इसको पढ़ लेंगे ना, इससे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। टिल देन टेक